हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम यूपी ट्रिपल एससी का जो जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर होने वाला है 5500 जो पद है उसके लिए, जिसका कि एग्ज़ाम 29 को है, 29 उसके लिए हम कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का जूनियर असिस्टेंट का जो 1262 पद थे उसमें जो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आए थे, ये वही सारे क्वेश्चंस हैं इंग्लिश और हिंदी में। तो मैंने सोचा कि अगर आप एक बार पुराने पेपर का अवलोकन करेंगे तो आपको एक हिंट मिलेगा कि पिछली बार कैसा आया था और मोर और लेस वैसा ही पेपर आएगा। क्योंकि पिछली बार कंप्यूटर साइंस इन्होंने हार्ड बनाया था, मुझे भी बहुत हार्ड लग रहा था। बीइंग अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट मुझे भी चीज़ें ईजिली नहीं बन पाई थी। मैटर ऑफ फैक्ट मैं भी अच्छे मार्क्स नहीं कर पाया था कंप्यूटर में जितना मैंने सोचा था। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस को देखेंगे और फ्यूचर में जब तक अभी ये पेपर नहीं हो जाता है मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह के और क्वेश्चंस 15-15 सेट लाता रहूँ। फ़िलहाल सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। अब आप लोग ने ये पेपर उस टाइम तो देख ही लिया होगा, पर बहुत दिन हो गए अब उस पेपर को, तो इसीलिए एक बार हम इस क्वेश्चन पेपर को फिर से देखेंगे तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। यहाँ पे आपको इंग्लिश मिल जाएगा या हिंदी में, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो पढ़ लें। मैं इसे इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। Which feature of word processing software such as Microsoft Word enables the creation of table of contents based on document heading? हेडिंग के तौर पर टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए कौन सी चीज़ होती है, मतलब कुल मिला के अगर आपको हेडिंग्स डालनी हो बड़ी बड़ी अलग अलग तरीके H1 H2 करके हेडिंग्स होती हैं, H2 ऐसी ऐसी करके जो आपका जो टेबल में ऊपर में जो वैल्यू दिया है उसको बदल देता है, उस तरह की चीज़ आपको मिलती है स्टाइल्स से। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड है इसमें वो करेक्ट आंसर है। बाकियों का भी अगर देखते हैं नीचे आंसर मैंने लिख रखा है पर दिखाया नहीं था ताकि आप लोग पहले खुद से ट्राई कर सकें। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो यहाँ देखिए स्टाइल आपका करेक्ट ऑप्शन है। और बाकियों में देखें तो हाइपरलिंक क्या होता है। हाइपरलिंक एक तरह का एक लिंक होता है जो आपको डॉक्यूमेंट में किसी और वेब पेज की तरफ लेके जाए। यूज़ टू लिंक अदर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस, दो जगह को मिलाने के लिए यूज़ होता है, अदर पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए। इसी के अलावा एक बुक मार्क एक और चीज़ होती है जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर किसी चीज़ को मार्क करना हो। जैसे आप कुछ ऐसा टेक्स्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे आपने किसी चीज़ को डिफ़ाइन किया, फिर आगे और गए और यहाँ पे एक आपने बुक मार्क दे दिया जो कि इसी चीज़ को बता रहा है। जैसे ही आपने क्लिक किया यहाँ पे आप फिर से आ गए और यहाँ से आपको उस डेफिनेशन के बारे में फिर पता चल गया, वो हो जाता है आपका बुक मार्क। अब जैसे कि मैंने आपको बताया हेडिंग स्टाइल कैसी होती है, हेडिंग 1 2 वर्ड में दिया रहता है। ये एक तरह का आपका ऊपर स्टाइल वाले टैब में होता है जहाँ से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ये क्वेश्चन आया है तो एक बार आप इसे प्रैक्टिकली जब भी नेक्स्ट टाइम वर्ड चलाएं तो आप एक बार इसे ट्राई करके देखें। अप्लाई एंड मॉडिफाई स्टाइल्स इन वर्ड, इसे आप कोशिश करके देखिए। प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा देर तक दिमाग में टिकेगा। आगे अगर देखें ऑप्शन नंबर सी जो था वो आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के बारे में बता रहा था। ये टूल का कब इस्तेमाल होता है, जब आपने वर्ड में सब कुछ लिख दिया हो तो ग्रामेटिकली कोई एरर ना हो या स्पेलिंग कोई मिस्टेक ना हो, उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और मेल मर्ज क्या होता है, मेल मर्ज एक तरह की फंक्शनैलिटी होती है जिसमें आप जैसे कि किसी का बर्थडे है या किसी का मैरिज एनिवर्सरी है, कुछ भी है, कोई पार्टी है और आप बहुत सारे लोग को इनवाइट करना चाहते हैं, उस केस में आप मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए एक आप बना देते हैं, एक अपना एक टेम्पलेट सा बना लेते हैं, पूरा एक इस तरह का लेटर होता है, बस यहाँ पे जो जिसे आप भेज रहे होते हैं वो बदलना होता है, बाकी सब सेम होता है। तो मेल मर्ज में हम एक पूरा एक एड्रेस बुक होता है जिसमें सारे लोग जिन्हें जिन्हें आपको भेजना है वो रहते हैं। आप कंटेंट लिखते हैं, मेल मर्ज के साथ इसे अटैच करते हैं और ये ऑटोमेटिकली सब लोगों को मेल चला जाता है। तो वो होता है मेल मर्ज। आशा करता हूँ मैं पहले क्वेश्चन को बेहतर बता पाया हूँ। आगे चलते हैं, हमारे पास टोटल 15 क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वॉज कॉल्ड। जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था उसे क्या कहा गया था। क्या उसे कैलकुलेटर कहते थे, ऑरपेट कहते थे, गैलीलियो कहते थे या पैस्कलिन कहते थे। तो उसे हम कहते थे पैस्कलिन। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट आंसर है, पैस्कलिन था वो। बाकी अगर आप देखें तो कैलकुलेटर एक तरह का कैलकुलेटिंग डिवाइस होता है। ऑरपेट ये कंपनी थी जो कैलकुलेटर्स बनाती थी। और गैलीलियो क्या थे, गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे। तो इनका कैलकुलेटर से तो कोई ऐसा खास रिलेशन है नहीं। देख लेते हैं, मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिख रखी होगी। तो यहाँ अगर आप देखें एक्सप्लेनेशन में, कैलकुलेटर क्या है, एक जेनिक टर्म है कैलकुलेटर के बारे में। ऑरपेट एक ब्रांड था जैसा कि मैंने बताया, ये एक फेमस साइंटिस्ट थे गैलीलियो। लेकिन और पैस्कलिन जो था वो ब्लेस पैस्कल ने 1642 में एक ये डिवाइस बनाया था जो कि एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था। बाद की अगर आप फैक्ट्स देखें तो देखिए बाद में लेबनिज़ कैलकुलेटर आया जो उससे थोड़ा एडवांस हुआ, और फिर मॉडर्न एरा में चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया
जो कि एक फंक्शनल कंप्यूटर था। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें आप, 68 क्या कह रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप हिंदी में भी इसे पढ़ सकते हैं, इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच फंक्शन रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट के सभी गैर मुद्रण योग्य, माने नॉन प्रिंटेबल, बहुत खतरनाक शब्द है, कैरेक्टर को हटा देता है। कौन सी ऐसी फंक्शन है, तो वो है, बताइए कौन सी होगी। उसे हम कहेंगे क्लीन फंक्शन। क्लीन फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आप कई बार कोई डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट करते हैं एक्सेल में, जैसे कोई पीडीएफ है लेकिन आपने उसे फिर कन्वर्ट कर दिया एक्सेल में, तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी आ जाती हैं जिन्हें कि नहीं चाहिए होती है आपको, तो क्लीन फंक्शन का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो सारी चीज़ें गायब कर देगा। इफ़ का क्या काम होता है, इफ़ दो तरह की, ऐसे आप एक कंडीशन देते हैं और फिर एक टेक्स्ट यहाँ पे, जैसे कि आपने बता दिया कि C1 जो है वो D1 के अगर बराबर होगा तो 1 आ जाएगा, वरना 2 आ जाएगा आपके सेल में। तो इस तरह से आप इफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेस्टेड इफ़ में क्या होता है, एक इफ़ का कंडीशन होता है, फिर एक और इफ़ का कंडीशन होता है, फिर एक और इफ़ का कंडीशन होता है, ऐसे करके कई सारे एक के अंदर एक इफ़ के सारे कंडीशंस होते हैं। और इफ़ एरर मतलब कि अगर कुछ एरर आता है उस केस में क्या करना है, तो वो इफ़ एरर होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट आंसर था, क्लीन। थोड़ा सा और इसका लिटरेचर देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, आंसर कुछ ऑप्शन ए है। आगे अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है क्या करता है क्लीन, रिमूव्स नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स लाइक लाइन ब्रेक्स, कंट्रोल कैरेक्टर, इन सारी चीज़ों को हटा देता है। सिंटेक्स क्या है, क्लीन ब्रैकेट में टेक्स्ट। और ये आप देखिए जैसा मैंने बताया, इंपोर्टिंग डेटा फ्रॉम पीडीएफ या वेब पेज से आप जब डेटा उठाते हैं तो ये काफ़ी यूज़फुल होता है। बाकी इफ़ अगर आप देखें तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, इफ़ कोई कंडीशन, अगर वैल्यू ट्रू हो तो ये वैल्यू आएगी, और अगर वैल्यू फॉल्स हो तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेस्टेड में यही चीज़ कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है, और इफ़ एरर में अगर एरर है तो एक्सप्रेशन या अल्टरनेट रिजल्ट। आगे चलते हैं। अब देखिए ये काफ़ी एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, ये तो मुझे भी नहीं आया था उस टाइम। द के मीन्स एल्गोरिदम इज़ एन डैश एल्गोरिदम। अब देखिए ये काफ़ी एडवांस लेवल की चीज़ें आ गई, ये मेरे ख्याल में मैंने ओ लेवल में भी नहीं पढ़ी थी, या शायद ए लेवल में भी ना पढ़ी हो, अभी ध्यान नहीं आ रहा। तो के मीन्स एल्गोरिदम इज़ एन, आपको जैसे डेटा स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो कि ट्रिपल सी में तो आप पढ़ नहीं पाते, ना ही बहुत ज़्यादा ओ लेवल में पढ़ पाते हैं। खैर अब तो सिलेबस बदल गया है, शायद अब आ गई हो चीज़ें। तो के मीन्स एल्गोरिदम इज़ एन एल्गोरिदम, किस तरह का के, मतलब यहाँ पे के मीन्स एल्गोरिदम एक कैसा एल्गोरिदम है, एक अनसुपरवाइज एल्गोरिदम है। अभी हम इसे और देते हैं डिटेल में, सुपरवाइज और अनसुपरवाइज एल्गोरिदम्स क्या क्या होता है। तो अगर आप देखें सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, डेटा इज़ लेबल्ड, जैसे कि इनपुट आउटपुट जो है गिवन होता है लीनियर रिग्रेशन में, डिसीजन ट्रीज में। जबकि अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, कोई लेबलिंग नहीं प्रोवाइड होती है, पैटर्न जो होते हैं वो अपने खुद के बने होते हैं। के मीन्स इज़ अ क्लस्टरिंग एल्गोरिदम दैट ग्रुप डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर्स। के मीन्स एक तरह का ग्रुपिंग एल्गोरिदम है, जिससे ये डेटा पॉइंट्स को क्लस्टर्स में बांटता है। क्लस्टर माने ग्रुप्स। सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, जिसमें दोनों का मिक्सचर होता है, मतलब थोड़ा सुपरवाइज थोड़ा अनसुपरवाइज दोनों होता है। मिक्स ऑफ लेबल्ड एंड अनलेबल्ड डेटा यूज्ड व्हेन लेबलिंग इज़ एक्सपेंसिव। जब लेबलिंग करना एक्सपेंसिव होता है तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगा लेते हैं, जहाँ नहीं होती है वहाँ नहीं लगाते। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा आपको, मुझे उम्मीद है ये आप समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक चला गया। और रीइंफोर्स्ड लर्निंग मतलब होता है ये एआई में इसका इस्तेमाल होता है बार बार। जैसे अगर आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल किया हो तो पहली बार आप कुछ देते हैं, वो आपको आंसर देता है, लेकिन आपको पसंद नहीं आता, आप उसे कुछ और चीज़ें बताते हैं और फिर वो समझता है, फिर उसे आपके हिसाब का आउटपुट देता है। उसके बाद जब आप तीसरा इनपुट देंगे तो वो एक्चुअल में आपका जो लास्ट आउटपुट था, जो आपको सही सा लग रहा था, उसी के बेस पे देगा, तो वो रीइंफोर्स्ड लर्निंग हो गया। तो ऐसी कुछ चीज़ें थी, ये काफ़ी एडवांस हो गया क्वेश्चन। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर रखनी पड़ेगी। तो इसे समझ में आ रहा है हमें 10+2 लेवल पे भी ये डेटा स्ट्रक्चर तक का चीज़ें पूछ रहे हैं, जो कि जनरली ओ लेवल वाला या ए लेवल वाला पढ़ता है। रिलेटेड टर्म्स देख लेते हैं जी कुछ, इसमें कुछ रिलेटेड टर्म्स भी है, बट मुझे नहीं समझ आता ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा, क्योंकि फिर वही बातें हो गई, डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, खुद मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैंने भी पढ़े थे चीज़ें, अब मैं भूल गया। आगे चलते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 70, ये देखिए ये भी IoT डिवाइसेस, ओ लेवल में IoT का अब एक स्पेसिफिक सेक्शन आता है। तो इस सारी की सारी चीज़ें ओ लेवल एंड ए लेवल की चीज़ें आ रही हैं, मतलब ट्रिपल सी वाला ज़माना कंप्यूटर साइंस में चला गया अब ऐसा लगता है। विच टेक्नोलॉजी इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन इन IoT डिवाइसेस। IoT मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे आपने एलेक्सा देख लिया, और जैसे आजकल स्मार्ट बल्ब्स आ गई है ना, जैसे आप कार में जाते हैं चीज़ें बताने लगती है, वो सारे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं। जो मशीन जो आपसे इंटरैक्ट करती हैं वो किस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, जैसे आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, वो भी एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एग्जाम्पल है।
तो वो सब ब्लूटूथ पे काम करती हैं, ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाती हैं आपके ज़रिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी आपका ए करेक्ट है। देख लेते हैं नीचे, तो देख सकते हैं आप ब्लूटूथ करेक्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं, लो पावर शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन होता है ब्लूटूथ, ये आईओटी वेरेबल्स और सेंसर्स के लिए काफ़ी लाभदायक है। ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट जो आप देखते हैं वायर्ड कनेक्शन होता है आपके ऑफिस में, घर में, ये वायर्ड कनेक्शन होता है, ये बहुत फास्ट होता है, लेकिन ये वायरलेस नहीं होता, इसमें वायर्ड कनेक्शन यूज़ होता है, काफ़ी फास्ट होता है लेकिन ये। फिर फाइबर ऑप्टिक्स क्या है? ये हाई स्पीड वायर्ड नेटवर्क है, यूज़ फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बैकबोन, नॉट आईओटी। ये काफ़ी दूर दूर की डिस्टेंस के लिए काम करता है, जैसे फाइबर ऑप्टिक्स के जियो में आ गया है, काफ़ी तेज़ नेटवर्क चलता है इसका। इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये एक साइंस का क्वेश्चन अगर देखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके अंदर छोटी छोटी फाइबर होती है ग्लास की, जिसमें से वेव्स जो है वो टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करते हुए तेज़ी से जाती है, इसीलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है। और यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, जिससे कि आप पेन ड्राइव और बाकी अपने कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर सब कनेक्ट करते हैं। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 पढ़ते हैं। अब देखिए ये भी कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए अपाचे हैंडूप वो लेवल में पढ़ेंगे आप। मेजर पार्ट ऑफ अपाचे हैंडूप फ्रेमवर्क इज़ रिटन इन डैश लैंग्वेज। अपाचे हैंडूप जो है ये किस चीज़ पे लिखी जाती है? इसको भी लिखा जाता है, जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसको लिखा जाता है जावा पे। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। अपाचे हैंडूप एक तरह का फ्रेमवर्क है जो प्रोग्रामिंग में काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जावा पे इसे लिखा जाता है। C++ भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी के बाद डेवलप हुई। इसे जॉन स्ट्राउस्ट्रप करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डेवलप किया था। ऐसे डी जॉन करके है, JRNE STRAUSTRUP ऐसे करके कुछ स्पेलिंग है, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैं शायद गलत कर दूँ। तो जॉन स्ट्राउस्ट्रप करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने C++ को डेवलप किया। ये हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स में काफ़ी इसका इस्तेमाल हो रहा है। AI प्रोग्रामिंग्स, पाइथन आजकल इसका AI में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, बहुत यूज़ होता है ये। और आर प्रोग्रामिंग, ये भी एक तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखिए आपका आंसर तो जी जावा ही था। C++ एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि मैंने आपको बताया। पाइथन जो है वो पॉपुलर डेटा एनालिसिस एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये हैंडूप से इसका कोई रिलेशन था नहीं। हैंडूप जो है प्राइमरी जावा पे काम करता है। ओपन सोर्स फ्रेमवर्क फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग, बहुत बड़े बड़े डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है, और ये फ्रेमवर्क लिखा जावा पे गया है। और आर प्रोग्रामिंग मेनली यूज्ड इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन में इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, इसीलिए ज़्यादा फेमिलियर नहीं है कोई। हम खुद भी नहीं थे जब एग्जाम दे रहे थे, गलत करके आया था मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 72 अगर आप देखें तो इसमें क्या कह रहा है? नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI एप्लीकेशन। देख सकते हैं आप AI और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सारी चीज़ों पर कितना एम्फेसाइज किया गया है। मतलब ये पेपर लग ही नहीं रहा है कि ये 10+2 जूनियर असिस्टेंट का है। ये तो मेरे ख्याल में कोई प्रोग्रामर लेवल का अगर आप पेपर देखें, या टीचर TGT का जो पेपर होता है उस तरह के कंप्यूटर साइंस के जो पेपर हो गए, या मेरे ख्याल में अगर आप SSC का जो IMD का पेपर होता है वो देखें, तो जाके आपको कुछ चीज़ें रिलेटेड लगेंगी, क्योंकि उसमें भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। खैर इन्होंने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया था, अब देखते हैं इस बार कैसा रहता है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इम्प्लीमेंटिंग AI एप्लीकेशन। इनमें से कौन सी AI एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए नहीं इस्तेमाल की जाती है? तो वो है पर्ल। पर्ल का इस्तेमाल AI के लिए नहीं होता, जबकि इन बाकी चारों पाँचों का सबका होता है। देख लेते हैं, देख सकते हैं आप, पर्ल का इस्तेमाल होता है। लिस्प जो है एक ओल्डेस्ट AI प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन के लिए। प्रोलॉग जो है वो लॉजिक प्रोग्रामिंग यूज इन AI है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और एक्सपर्ट सिस्टम्स के लिए काम आती है। पाइथन जो है वो आजकल AI और मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी जानी जाती है। इसके पास कुछ लाइब्रेरीज होती है जैसे टेंसरफ्लो, पाईटॉर्च और स्किकिट लर्न, इस तरह की चीज़ें होती हैं। जबकि पर्ल जो है एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, यूज फॉर टेक्स्ट प्रोसेसिंग एंड सिस्टम टास्क। इसका काम AI से रिलेटेड नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर था। बाकी आप पाइथन की जो AI लाइब्रेरीज हैं उसको पढ़ के जा सकते हैं एग्ज़ाम में। काफ़ी हार्ड चीज़ें आ रही हैं 10+2 लेवल के हिसाब से, कोई कैसे समझेगा इसे। और दूसरी AI लैंग्वेजेस जैसे जावा है, आर है, रूलिया, आर प्रोग्रामिंग जैसा हमने अभी ऊपर देखा था, ये सारी की सारी AI से रिलेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब आपको ChatGPT का इस्तेमाल करके ChatGPT के बारे में ही समझना है, AI के बारे में ही समझना है, काफ़ी हेल्प कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है विच ईमेल सर्विस इज़ ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए थोड़ी इतनी देर बाद अब जाके कोई एक क्वेश्चन लग रहा है जो ईजी है, बाकी सारे हार्ड आ रहे थे अब तक। इनमें से कौन सी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा
सर्विस को ऑपरेट किया जाता है। तो याहू मेल तो होगा नहीं, जी मेल नहीं होगा। आप जी मेल में हो सकता है कन्फ्यूज़ हो लोग, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अलग अलग चीज़ है, और आई क्लाउड ये और ये तो नहीं है, ये सब समझ जाएगा। इन्हीं दोनों में आंसर होगा। आपका आंसर है आउटलुक। आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है जब आप ऑफिस इंस्टॉल भी कर रहे होंगे आपने के सिस्टम में। तो जब आप पैकेजेस देखते हैं कौन कौन से हैं, ज़्यादातर हम रैंडम इंस्टॉल कर देते हैं। कस्टम इंस्टॉल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कंपोनेंट को वो इंस्टॉल कर रहा है, उसमें आप देख पाएंगे आउटलुक भी होता है। तो आउटलुक एक मेल क्लाइंट होता है उसका पूरा तरह से माइक्रोसॉफ्ट का। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने याहू मेल करके आए थे और जी मेल करके आए थे, मुझे याद है। बाकी भी देख लेते हैं ना। इसका वेब वर्जन जो है outlook.com पे है, और MS ऑफिस सूट में भी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जीमेल जो है वो गूगल प्रोवाइड करता है, आई क्लाउड जो है वो एप्पल प्रोवाइड करता है। रिलेटेड टर्म्स आप क्या और देख सकते हैं, वन ड्राइव का क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ सकते हैं, कितनी स्टोरेज होती है। वन ड्राइव भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है। इस तरह टीम्स कोलैबोरेशन होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है, टीम्स, जिसमें कि आप मीटिंग्स कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और ऑफिस 365 भी एक नई चीज़ आ गई है, जिसमें कि आप ऑनलाइन चीज़ें को, मतलब अपने सारे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की चीज़ों को ऑनलाइन क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। लिख तो रखी है मैंने, लेकिन अभी ऊपर प्रोग्रामिंग वाली चीज़ें ऐसी थी जो वही बहुत ही ऊंची स्तर की थी, उसे क्या ही बताएं। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 74th, व्हाट इज़ द टर्म फॉर साइबर सिक्योरिटी अटैक एंड टारगेट्स मल्टीपल इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू क्रिएट अ लार्ज स्केल अटैक नेटवर्क। मतलब क्या कह रहा है, साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जिसमें एक साथ कई जुड़े हुए डिवाइस पर हमला किया जाता है ताकि एक बड़ा नेटवर्क हमला बनाया जा सके। समझ रहे हैं आप, मतलब एक साइबर अटैक हो जिसमें कि आप बहुत सारे डिवाइसेस को अटैक करें जिससे कि एक बड़ा साइबर अटैक दिखाई पड़े, ऐसा लगे, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप कहते हैं बॉटनेट अटैक। बॉटनेट अटैक ऐसा होता है जिसमें पहले इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस को अटैक किया जाता है जिससे कि एक बड़ा नेटवर्क अटैक होता है। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं बाकियों को भी। तो देखिए डीडॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या है, ट्रैफिक इतना बढ़ा देते हैं कि आप चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। बॉट्स जो है वो सारे रिसोर्सेज खा जाते हैं, इतनी ज़्यादा। ऐसा समझ के चलिए जैसे खाली रास्ता है लेकिन अचानक से बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई तो आप मंजिल तक पहुँच ही नहीं पा रहे। ये अक्सर आप देखेंगे, या रियल लाइफ एग्जांपल देखें, जब 10th और 12th का रिजल्ट आता है सारे के सारे लोग एक ही जगह एक्सेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज एक तरह का अटैक ही है जिसमें रिसोर्सेज को एक्सेस नहीं करने देता है। बॉटनेट अटैक, जो कि हमारा आंसर भी था, ग्रुप ऑफ इन्फेक्टेड डिवाइसेस बॉट्स कंट्रोल टू कैरी आउट लार्ज स्केल डीडॉस स्पैनिंग अटैक। मतलब कुछ डिवाइसेस होती है जो इन्फेक्टेड होती हैं और ये अटैक करती हैं बॉट का। जीरो डे अटैक क्या होता है, एक्सप्लॉइट्स अ प्रीवियसली अननोन सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी। पुरानी अटैक है जिसमें कि पुराने सॉफ्टवेयर के अंदर जो वल्नरेबिलिटी है उसके हिसाब से आप अटैक करें, सिस्टम के अंदर छेड़खानियाँ करें। और स्पीयर फिशिंग क्या है, टारगेटेड फिशिंग अटैक यूजिंग सोशल इंजीनियरिंग, ईमेल फ्रॉड। फिशिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसा पेज बनाना जो कि आपको देख के रियल लगे लेकिन आप उसमें जैसे ही अपनी डिटेल डालें वो कहीं और पहुंच जाए और जिसने भी वो चीज़ बनाई है उसके पास आपका यूज़र नेम और पासवर्ड हो जाए, जिससे कि वो चीज़ों को एक्सेस कर सके और आपको हार्म पहुंचा सके। बाकी अगर आप इसमें इंपॉर्टेंट और टर्म्स देखें तो मालवेयर टाइप्स में आप वर्म, ट्रोजन और रैंसमवेयर के बारे में पढ़ सकते हैं। वर्म्स क्या होते हैं, एक तरह के, ये भी एक तरह की फाइल्स होती हैं जो आपके सिस्टम में एक्यूमुलेट होती चली जाती है और आपका जो आपका सी ड्राइव है वो एकदम से इतना भरा था अब ये पूरा यहाँ तक भर के आ जाएगा धीरे धीरे। ट्रोजन क्या होता है, ये एक लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर लगता है, जैसे कोई PDF फाइल है सही सी लग रही है लेकिन उसके अंदर ये पैक्ड रहेगा और जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये अपना काम करना शुरू कर देगा। रैंसमवेयर क्या है, रैंसमवेयर एक तरह का वायरस है जो आपकी डेटा को इनक्रिप्ट करके और उसके बाद पैसे मांगता है ताकि वो उसे डिक्रिप्ट करे, वरना वो उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। बाकी अगर आप देखिए तो प्रोटेक्शन टूल्स क्या क्या है, फायरवॉल एक तरह का आप ये समझ लीजिए ये जो आपके कंपाउंड का सिक्योरिटी गार्ड है, वो ट्रस्टेड सोर्सेज को आने देता है, बाकी को रोक देता है। वेरएज एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस कॉलोनी के अंदर का एक आदमी है जो कि जो लोग अंदर घूम रहे हैं उनके ऊपर निगरानी रखता है, बराबर देखता रहता है कि कौन यहाँ का है कौन बाहर का है। मान लीजिए कोई फायरवॉल से अंदर घुस भी गया उसके बाद का स्टेप हो गया ये। और इंक्रिप्शन, चीज़ों को जो इनक्रिप्ट किया जाए, छिपाया जाए, कोडेड फॉर्म में बदल दिया जाए जिससे कि उसे एक्सेस कर पाना कठिन हो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। देखिए एक और इजी क्वेश्चन आया है फाइनली। द इन्वेंटर ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब इज़, वर्ल्ड वाइड वेब इनमें से किसने बनाया? तो ये हमें पता है टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर है।
टिम कुक जो है वो सीईओ हैं एप्पल के, बिल गेट्स जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, और मार्क ज़करबर्ग फेसबुक के सीईओ हैं। तो ये एक ईजी क्वेश्चन आप कह सकते हैं। देखिए देखिए टिम कुक सीईओ ऑफ एप्पल, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, और ये आपके फाउंडर ऑफ फेसबुक। फाउंडर ऑफ सीईओ ये लोग हैं कि सीईओ शायद नहीं है माइक्रोसॉफ्ट की, ना ही शायद ये हैं अब। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें आप www जो है प्रपोज़ किया था 1989 में CRN द्वारा, URL के बारे में पढ़ सकते हैं। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो आप ईमेल एड्रेस डालते हैं उसी को कहते हैं। HTTP जिस प्रोटोकॉल के थ्रू वेब पेजेस बनते हैं यहाँ वहाँ शेयर होते हैं कंप्यूटर पे, उसको कहते हैं। HTML जिस लैंग्वेज पे आप वेब पे जो वेब पेजेस हैं उसको बनाते हैं, उसको लिखते हैं, उसे कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ हैशटैग इन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है, क्या करता है हैशटैग। जो जब भी आपने ट्विटर पर देखा होगा हैशटैग करके वो चलाते हैं ना, ट्रेंड कर देते हैं कुछ, है ना, हैशटैग चलाते हैं, ट्रेंड कुछ करवा देते हैं। ये एक तरह का टॉपिक को ईजिली सर्चेबिलिटी के लिए काम करता है। जैसे आप ट्विटर पे जाएं और आप सर्च पे जाएं तो वहाँ पे देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैशटैग होगा वो आ रहा होगा, वो इस तरह उस सारी ट्वीट को एक उस हैशटैग के अंदर बंडल कर देता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। इसे भी इजी क्वेश्चन कहेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ और है, इसमें टू कैटेगराइज पोस्ट बेस्ड ऑन देयर सेंटिमेंट, ये चीज़ भी आपके दिमाग में आएगा, लेकिन ये एल्गोरिदम से होता है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, एक दो चीज़ों को देखा तो जो आपको पसंद आ रहा है उस तरह की चीज़ें और वो देने लगता है, तो वो आपके सेंटिमेंट्स को समझता है, वो एक अलग चीज़ है। हैशटैग एक अलग चीज़ है। हिंदी में भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। बाकी करेक्ट आंसर जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, देख सकते हो ये था। इसमें आप एग्जाम्पल देखें, बाकी तो कुछ ऐसा है नहीं, आयरनी सरकैज़म होता है, बाकी सब तो ऐसे कुछ खास है नहीं। हैशटैग एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, थ्रो बैक थर्सडे, एग्जाम टिप्स और डिजिटल इंडिया, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। ट्विटर पे देखेंगे तो पता चल जाएगा। सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए थोड़ा थोड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी भी मिलती है। 77 पे चलते हैं। तो देखिए 77 क्या कह रहा है, विच टेक्नोलॉजी इज़ ऑफन यूज टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इन ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, डिजिटल सिग्नेचर्स का। जैसे कि आपने देखा भी होगा जो आपके CCC के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसमें ग्रीन कलर का टिक होता है, वो एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेट है जिसको कि आपको वैलिडेट करना पड़ता है, वरना क्वेश्चन मार्क आता है। वो ये डिजिटल सर्टिफिकेट। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPNs का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आपको चीज़ें एक्सेस करनी होती है जो कि आपकी कंट्री में बैंड हो। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी और क्लाउड कंप्यूटिंग नीचे देख लेते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी ये ब्लॉकचेन को कहते हैं, जैसे कि ये जो आपके बिटकॉइन है, ये सारी चीज़ें है ना, ये एक एडवांस सिक्योर सिस्टम्स में इस्तेमाल होती है। ब्लॉकचेन्स के ज़रिए मतलब लेजर चलाया जाता है। और क्लाउड स्टोरेज आपको पता ही है, जहाँ पे आप जैसे गूगल में 15 GB का आपको स्टोरेज मिलता है, ऐसे ही वन ड्राइव में मिलता है, कुछ एप्पल में भी 2 GB का मिलता है, तो वो होता है। ई साइन या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, इसी के थ्रू आपके वो साइंस होते हैं जो कि वैलिडेट कर देते हैं। आगे चल के जब ई ऑफिस आने लगेगा तो हर जगह यही चीज़ वैलिडिटी रखेगी। और डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, एक तरह का इनिशिएटिव है जिससे कि लोगों को या ऑफिस को प्रोत्साहित किया जाता है जैसे कि वो डिजिटल सिग्नेचर्स को ही इस्तेमाल करें। अगला क्वेश्चन देखिए 78 क्या कह रहा है, द यूज़र नेम एंड द डोमेन नेम पार्ट ऑफ एन ईमेल एड्रेस आर सेपरेटेड बाय द डैश सिंबल। तो एक ये भी इजी क्वेश्चन आ गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो ईमेल में होती ही नहीं है, यही होती है, तो यही आंसर हो गया। चलिए कुछ 5 क्वेश्चन ईजी थे और 10 क्वेश्चन हार्ड थे इसमें। तो @ का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपका नाम योर नेम @gmail.com, जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ मेल हो गया, बहुत सारे मेल हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। हैश का इस्तेमाल क्या होता है कि एंकर्स के लिए इस्तेमाल होता है, इसका कोई मेल से रिलेटेड नहीं है, चीज़ों को एक से कैटेगराइज करने के लिए। हैंड का इस्तेमाल URL में हो सकता है, और डॉलर का इस्तेमाल जो होता है आपके स्क्रिप्टिंग वेरिएबल्स में होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं। आगे चलते हैं 79 देखिए क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर्स CPU कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ टाइनी स्विचेस कॉल्ड। कंप्यूटर का जो CPU होता है उसमें बहुत सारे स्विचेस होते हैं जो ऑन ऑफ होते रहते हैं, बिट्स जिसे कि आप कहते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। इजी क्वेश्चन है ये भी, उसे आप कहते हैं ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर छोटे छोटे स्विचेस होते हैं जो ऑन ऑफ होते रहते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये स्टोरेज डिवाइस होते हैं, स्मॉल स्टोरेज डिवाइस जिसे क्विकली एक्सेस किया जा सके। बिट्स क्या है, 0 और 1 का कॉम्बिनेशन, और बाइट क्या है, 8 बिट्स मिला के
1 बाइट बनता है। ये सब भी ये कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और बिट्स जो है ये स्टेट बताता है ऑन या ऑफ। सो ये आपका करेक्ट आंसर था। इसकी भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिट क्या है, बाइनरी डिजिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा 0 1। ये एक स्विच नहीं है, लेकिन डेटा इज स्टोर्ड यूजिंग बिट्स बट फिजिकल स्विचिंग इज डन बाय ट्रांजिस्टर्स। डेटा को स्टोर हम बिट से करते हैं, लेकिन फिजिकल स्विचिंग जो है वो ट्रांजिस्टर से ही होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ये ना ये कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है। ट्रांजिस्टर जैसा कि मैंने बताया टाइनी इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होता है सीपीयू में, और ये ऑन और ऑफ स्टेट्स को परफॉर्म करते हैं। मॉडर्न जो प्रोसेसर्स होते हैं उसमें बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स होते हैं। और रजिस्टर क्या है, एक स्मॉल स्टोरेज यूनिट होता है सीपीयू के अंदर। ये इमीडिएट डेटा इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करने के लिए होता है। बाकी अगर आप देखें तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कब हुआ था, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। तो आपको सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ लेने चाहिए। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांजिस्टर्स, है ना, उसके बाद फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी चाहिए। और मॉडर्न जो सीपीयू होते हैं, जैसे कि आपने आपके फ़ोन में देखा होगा 7 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर, आजकल तो 3 नैनोमीटर के भी चिप्स आ रहे हैं। तो बहुत छोटे छोटे ये सीपीयूज़ आ रहे हैं। इन सीपीयूज़ में ही इतने सारे प्रोसेसिंग होते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे, और ये प्रोबेबली हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ़ अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल डेटा, यू मस्ट एनक्रिप्ट द फाइल एंड प्रोटेक्ट इट विद अ डैश। अगर आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसमें कुछ सेंसिटिव या कॉन्फिडेंशियल डेटा है, तो आप उसे किस तरह प्रोटेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली आप उसे पासवर्ड प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि और को तो कोई तरीका है नहीं प्रोटेक्शन का। तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं, देख सकते हैं ऑप्शन ए करेक्ट है। पासवर्ड जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में या दूसरे जो ऐप्स है उसमें भी आप इनक्रिप्ट कर सकते हैं फाइल को पासवर्ड के साथ। विदाउट द पासवर्ड द फाइल कांट बी ओपन। बिना पासवर्ड के वो फाइल खुलेगी नहीं। प्रोटेक्ट भी एक तरह का फीचर नेम है, लेकिन ये पासवर्ड नहीं बना पाते। इसमें आप प्रेजेंटेशन जो आप पीपीटी बनाते हैं उसी को आप प्रेजेंटेशन कहते हैं। ये रिलेटेड नहीं है वैसे सिक्योरिटी से। और पब्लिक जो है वो एक तरह का स्टेटस होता है जिसमें एक्सेस टू एवरीवन वाला फंक्शनैलिटी अवेलेबल होती है। इनसिक्योर भी होता है। बाकी अगर आप देखें तो आप एनक्रिप्ट कर कैसे सकते हैं। आप एमएस ऑफिस में जाएंगे, किसी भी में ऑफिस में पावर पॉइंट खोल लेते हैं, उसमें फिर फाइल में गए, फिर इन्फो में गए, फिर यहाँ पे प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन करके एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड डालते हैं, फिर पासवर्ड डाल देते हैं और आपकी फाइल प्रोटेक्ट हो जाती है, इनक्रिप्ट हो जाती है और पासवर्ड से प्रोटेक्ट हो जाती है। पासवर्ड जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि ये ए और ये ए दोनों अलग अलग है। केस सेंसिटिव का ये मतलब होता है। तो यही कुछ क्वेश्चन थे। हाँ जी, यही आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा इस दर्जे के जो थोड़े टफर साइड पे जो क्वेश्चंस हैं वो और ला पाऊँ। 15-15 के हम कुछ सेट्स कर लेंगे, जिससे कि एग्ज़ाम से पहले आप कंप्यूटर साइंस में थोड़े और सहज हो पाएँ, क्योंकि जिस तरह का ये पेपर है ये ईजी तो है नहीं। इसके अलावा मेरे ख्याल में यूपी SSS का एक कंप्यूटर ऑपरेटर का कोई एक पेपर हुआ था जिसमें कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मैं कोशिश करूँगा उस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को उठा के और 15-15 के सेट्स के हम और वीडियोस बना दें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर सकते हैं, और आगे बने रहने के लिए, आगे हमारे और दूसरे वीडियोस देखने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।